सर, जब हम पिछले 10,000 साल का इतिहास कहते हैं तो संभवतः हम स्टोन एज तक पहुंचते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस से आप शुरू कीजिए। व्हाई द स्टोन एज इज सो इम्पोर्टेंट इन उत्तराखंड हिस्ट्री? तो इनकी जो सांस्कृतिक देन है उत्तराखंड को बड़ी महत्वपूर्ण है। लखुडियार की जो रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। एक चित्र जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, मनुष्य की आकृतियां बनी हैं और वो एक चक्कर में हाथ से हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। तो हमारा जो झोड़ा नृत्य है पहाड़ का, उस झोड़े नृत्य की उत्पत्ति जो है वो आपको रॉक शेल्टर्स में देखने को मिलती है। हमारे वहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो मेले आदि में मर्द और महिलाएं जो हैं, पुरुष और नारियां, वो मेले में जाते थे, मेले में वो झोड़ा लगाते थे। तो एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स। कुमाऊं में एक स्थान है देवी धुरा जी, और देवी धुरा का जो मेला है वो बड़ा प्रसिद्ध बगवाल। है। बगवाल जिसको कहते हैं, जिसमें दो समूह जो हैं एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हैं। 1857 के दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट थे J.H. कैनवुड। तो J.N.K. ने यहाँ पर मानव बसासत की, केव्स की और इसके अतिरिक्त कई चीजें उन्होंने, जैसे कैर्न्स हैं, कैम्स यहाँ पर उनको मिले थे। उस समय ही वहाँ पर ये बगवाल की प्रथा चली होगी। ये प्रथा भी लगभग 10,000 साल पुरानी होगी। जो लोगों का मानना है कि ये प्रथा इससे चली होगी क्योंकि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर जब पथराव करता होगा तो वो कहीं ना कहीं लीडरशिप के लिए झगड़ा होगा। डायनेस्टी शुरू होने से पहले, पाषाण युग, स्टोन एज के बाद, अगर हम इमिग्रेंट्स देखें कि वो कौन इमिग्रेंट्स थे जो उत्तराखंड में आके बसे, जो यहाँ के अर्लीस्ट सेटलर्स हैं वो तो यहाँ पर द्रविडियंस हैं, अर्लीस्ट सेटलर्स। या आप ये भी कह सकते हैं उनसे भी पहले थे यहाँ पर मुंड जाति के। मुंड जाति के लोगों को द्रविडियंस ने पराजित किया। इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं किरात लोग। किरात लोग जो है ये आते हैं साउथ ईस्ट चाइना से। कोल, किरात, मुंड, ये अर्लीस्ट सेटलर्स हैं। अच्छा। इसके बाद जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर है वो है आपके खस जाति के जो लोग हैं, ये आए हैं वेस्टर्न एशिया से। तो खस जाति के लोग हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं अब तो 70% अभी भी खस जाति के, जैसे हम सब खस जाति के। खस जिस समय पे यहाँ आए उस समय पे रिलीजन के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स देखने को मिलने लगे थे क्या? खस लोग जो थे वो नेचर वर्शिपर्स थे। नेचर वर्शिपर्स। ये जो है ये बाकी देवी देवता और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये प्री वैदिक एरियंस के साथ आया और वैदिक एरियंस के बाद ये ज्यादा पावरफुल हो गया। तो जाति व्यवस्था उत्तराखंड में कब इंट्रोड्यूस हुई? तो जब वैदिक पीरियड स्टार्ट, वैदिक आदि, उसके पहले कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। तो उसके यहाँ पे बड़े फुटप्रिंट्स किस किस फॉर्म में मिलते हैं? शंकराचार्य के आने और उससे पहले की घटनाओं के बारे में अगर बात करें। नहीं, जाति प्रथा तो यहाँ पर पहले भी थी। अब शंकराचार्य जी के बारे में ये कहा जाता है ना तो कि वो मतलब उनने वो जो 4 धाम बनाए वो सब है, वो आई एग्री। लेकिन बद्रीनाथ जी के बारे में देयर इज अ स्ट्रेंज थिंग। बद्रीनाथ जी की एक शाखा जो थी वो आपके थोलिंग मठ में थी, वेस्टर्न तिब्बत में। तो अगर वो थोलिंग मठ में थी तो इट वाज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। राहुल साकृत्यायन ने भी उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि बद्रीनाथ एक्चुअल में एक बौद्ध मठ था। हाँ, तो वो सनातनी, that I don't agree। क्योंकि बौद्ध और जैनियों को जब आप देखें वो इसलिए कह दिया उनने क्योंकि जो मूर्ति हो पद्मासन में है बद्रीनाथ जी की ना। लेकिन आप देखना हमेशा भी जब जैन गॉड या बुद्धिस्ट गॉड इनकी जब मूर्ति बनाई जाती तो उनके बाल कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे मुड़े और एक यहाँ पर जूड़ा जैसा ऐसे होते हैं। बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उनके बाल जो है बिल्कुल लहराते हुए नीचे हैं। फिर 500 AD में यहाँ पर आए एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी, दैट वाज द कत्यूरी डायनेस्टी। कत्यूरीज के बाद फिर यहाँ पर आया आपके गढ़वाल में आए परमार डायनेस्टी और यहाँ कुमाऊं में जो है ये चंद डायनेस्टी। हमारा इतिहास जो है 1815 के बाद अंतरराष्ट्रीय इतिहास बन जाता है। अगर उत्तराखंड में छींक आती है तो पॉलिटिकल छींक, तो उसका प्रभाव आपकी यूरोप पर भी पड़ता था। This program is supported by राही नेत्रधाम। राही नेत्रधाम, अंधकार से उजाले तक आपका राही।
नमस्कार, बारामासा पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा एपिसोड है ये एक तरह से एक क्लास भी है, हिस्ट्री की एक क्लास, और ये क्लास के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय रावत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। धन्यवाद। डॉक्टर रावत उत्तराखंड की हिस्ट्री को देखने समझने वालों के बीच एक चर्चित नाम है। उत्तराखंड के तमाम परीक्षार्थी उनकी किताबों से पढ़ते हैं, सीखते हैं। आज का ये जो एपिसोड है इसमें हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की पिछले 10,000 साल के इतिहास के क्रम को समझ पाएं और एक ओवरव्यू लेंगे कि उत्तराखंड अलग अलग एजेस में यहाँ क्या ऐतिहासिक अहम पड़ाव रहे। उन पड़ावों को इस एपिसोड में समेटने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जो एपिसोड्स हम डॉक्टर रावत के साथ करें वो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे और विकेंद्रीकृत हों। लेकिन इस पहले एपिसोड में जिसकी हम आज शुरुआत कर रहे हैं इसमें एक ओवरव्यू पूरे इतिहास का लेते हैं। सर, जब हम पिछले 10,000 साल का इतिहास कहते हैं तो संभवतः हम स्टोन एज तक पहुंचते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस से आप शुरू कीजिए। व्हाई द स्टोन एज इज सो इम्पोर्टेंट इन उत्तराखंड हिस्ट्री? देखिए, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में तो मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टोन एज या पाषाण युग जो है वो 10,000 वर्ष पूर्व या 10,000 कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में 20,000 वर्ष पूर्व भी आपके बसासत या मानव जाति जो है वो देखने को मिलती है जी। ये युग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युग में की जो सांस्कृतिक देन है वो कई बार लोग कहते हैं कि इस युग की सांस्कृतिक देन क्या होगी, जबकि ये लोग पाषाण युग में थे, पत्थरों से शिकार कर रहे थे, तो इनकी क्या संस्कृति हो सकती है। तो इनकी जो सांस्कृतिक देन है उत्तराखंड को बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे कि ये लोग जो थे ये शैलाश्रय या केव्स में रहते थे और वहां पर इन्होंने पेंटिंग्स करते थे, जिनको हम शैलाश्रय, रॉक शेल्टर्स या रॉक पेंटिंग्स भी कहते हैं। तो यहाँ की जो रॉक पेंटिंग्स हैं ये बड़ी उत्कृष्ट थी, अच्छी क्वालिटी की थी, दे वर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। और यहाँ पर करीब करीब 68 ऐसे शैलाश्रय मिले हैं जी, रॉक पेंटिंग्स के 68। और इसमें जो रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है सबसे अच्छी है यहाँ लखुडियार की। जब आप अल्मोड़े से जागेश्वर की ओर जाते हैं तो लखुडियार एक स्थान है। तो लखुडियार की जो रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको संरक्षित नहीं किया गया है। वहाँ की रॉक शेल्टर्स में अब तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन मुझे याद है जब हम लड़के थे, मतलब यंग था मैं, करीब 30 साल का, 25 साल का, तो मैं अक्सर देखता था वहाँ एक हार्ट बना होगा, पान का पत्ता, और उसमें एक एरो होगा और मीना लव्स महेश, इस तरह के लोग चित्र भी बना जाते थे अपनी तरफ से। तो लोगों को एक कोई ज्ञान नहीं था। और ये हमारी भी कमजोरी है, आर्कियोलॉजिस्ट की, इतिहासकारों की और प्रशासन की, कि उनको संरक्षित नहीं किया। लेकिन फिर भी आज भी उनकी स्थिति कम से कम ऐसी है कि आप उनको देख सकते हैं। तो उनमें आप देखेंगे एक चित्र जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। उस चित्र में आप देखेंगे कि मनुष्य की आकृतियां बनी हैं और वो एक चक्कर में हाथ से हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। डांसिंग पोस्चर आप कह सकते हैं, डांसिंग पोज। तो हमारा जो झोड़ा नृत्य है पहाड़ का, उस झोड़े नृत्य की उत्पत्ति जो है वो आपको रॉक शेल्टर्स में देखने को मिलती है। और ये झोड़ा नृत्य हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के निवासियों को, क्योंकि हमारे वहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो मेले आदि में मर्द और महिलाएं जो हैं, पुरुष और नारियां, वो मेले में जाते थे, मेले में वो झोड़ा लगाते थे और झोड़े में वो गाते गाते क्वेश्चन आंसर भी करते थे और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते थे और अंग्रेजों का जो विरोध करना था, जैसे वन नीति है या आपके क्यों स्वतंत्रता संग्राम जरूरी है, 1857 में क्या हुआ, ये सब बातें जो हैं ये झोड़ा नृत्य की मेले और उत्सवों में प्रसारित की जाती थी। तो एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि रॉक शेल्टर्स से तो पता नहीं चलता है, लेकिन वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, सब जगह तो आर्कियोलॉजिकल डिगिंग्स हुई नहीं आज़ादी के बाद। एक थोड़ा बहुत प्रोफेसर केपी नौटियाल, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और उनके जो सहयोगी थे डॉक्टर बृजमोहन खंडूरी, उन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल डिगिंग्स की है, लेकिन कुमाऊं में नहीं के बराबर। तो कुमाऊं में एक स्थान है देवी धुरा,
जी। और देवी दुर्गा का जो मेला है वो बड़ा प्रसिद्ध है, बग्वाल। बग्वाल जिसको कहते हैं, जी। जिसमें दो समूह जो हैं एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हैं। और ये पथराव करीब 7 मिनट 57 सेकंड तक चलता है, और तब तक चलता रहता है जब तक कि खून की इतनी बूंदें नहीं आ जाएं जितनी एक मनुष्य के शरीर में होती है। ये मान्यता है, माना जाता है, ये वो है। तो खैर 7 मिनट के बाद जो पुजारी है, मुख्य पुजारी, वो शंख बजा के, शंख ध्वनि से उसको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो 1857 से पहले या 1857 के दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, J.H. कैनवुड। तो J.N.K. ने यहाँ पर मानव बसासत की, केव्स की, और इसके अतिरिक्त कई चीजें उन्होंने, जैसे कैर्न्स हैं, कैर्न्स यहाँ पर उनको मिले थे। और वो कितना पुराना माना जाता है जो उस समय पे ढूंढा गया? वो भी लगभग 9-10 हजार वर्ष पुराना है। जी। और उस समय ही वहां पर ये बग्वाल की प्रथा चली होगी। 9-10 साल, मतलब ये प्रथा भी लगभग 10,000 साल पुरानी होगी, जो लोगों का मानना है। अच्छा। कि ये प्रथा इसलिए चली होगी क्योंकि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर जब पथराव करता होगा तो वो कहीं ना कहीं लीडरशिप के लिए झगड़ा होगा, या लीडरशिप के लिए नहीं भी झगड़ा होगा तो ये क्षेत्र में हम रहेंगे, दूसरे क्षेत्र में तुम रहोगे, जो गुफा का क्षेत्र होगा। मतलब उनमें एक जगह बसासत करने की तो जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र में वो अपना प्रभुत्व चाहते थे। तो ये पथराव या ये युद्ध जो है ये एक तरह से सिंबॉलिक था, उसे सिंबॉलिक रूप से मनाया जाता था। और इसमें आज जब आप देवी धुरा में जाएंगे तो रक्षाबंधन के दिन ये होता है, और 2 समूह होते हैं। जैसे खाम होती हैं 4, एक खाम में कई विलेजेस होंगे, 15 विलेजेस भी हो सकते हैं, 20 भी विलेजेस। तो 4 खाम है वहाँ की प्रसिद्ध, जैसे लमगड़िया है, और लमगड़िया के अतिरिक्त और 3 खामें और भी हैं। तो 2 खाम एक तरफ, जैसे वालिक है, लमगड़िया है, तो 2 खाम एक तरफ, 2 खाम एक तरफ ये होती हैं, और इनके पीछे इनके गांव वाले। तो आप ये कह सकते हैं 250-300 लोगों से अधिक लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर वो पथराव करते हैं। तो लोगों का मानना है कि ये प्रारंभ जो हुआ था, यद्यपि सिंबॉलिक रूप से भी हुआ होगा, तो पाषाण युग की ही एक देन है। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली कि 2 चीजें आपने, एक तो झोड़ा नृत्य हो गया और दूसरा ये देवी धुरा की बग्वाल हो गई, जिसको हम लगभग 10,000 साल पीछे ट्रेस कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ और कल्चरल चीजें भी हैं जिनको हम इतना पीछे तक ट्रेस कर सकते हैं अभी हमारे कंटेम्प्रेरी उत्तराखंड में? यहाँ एक और की जा सकती है जी, लेकिन ये बग्वाल का एक महत्व जो है उसको मैंने समझने की कोशिश की है और लोगों के इंटरव्यूज लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, मैं हूँ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री वाला जी। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री क्या है अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में समझा भी दूंगा, उस पे हम एक सेपरेट प्रोग्राम भी करेंगे। तो अब इसमें क्या है कि तो ये बग्वाल जो थी ये उसका ही एक ट्रेसेस है। इसके बाद फिर इसके रिकॉर्ड से नहीं मिलते हैं क्योंकि इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति जो है वो चंद शासकों ने की। चंद शासकों ने इसकी फिर पुनरावृत्ति की, और चंद शासकों ने जो सोर्सेस मिलते हैं या जो चंद शासकों के वंशज हैं वो ये भी बताते हैं कि देवी धुरा का जो मेला है वो हमारा मेला है, या कम से कम हमारे पूर्वजों का मेला है और उत्तराखंड का मेला है, ये उन लोगों का भी मानना है। इसके अतिरिक्त एक आप कह सकते हैं एक बग्वाल वहां भी होती है द्वाराहाट में। द्वाराहाट की जो बग्वाल है उसको कहते हैं सियालदे का मेला। अच्छा। तो सियालदाई के मेले का भी जो ओरिजिन है वो ये है कि 2 धड़े थे या 2 ग्रुप्स थे, उनमें आपस में युद्ध हुआ, तो जो हारा उसकी गर्दन काट दी और उसको नीचे दफना दिया गया और उसके ऊपर एक स्मारक या पत्थर लगा दिया गया, और उस पत्थर का भी सियालदे के मेले के दिन उनके जो विक्टोरियस हुए थे, दोस पीपल हु वैंक्विश द अदर ग्रुप, वो अपने लाठी वट्ठी लेके आते हैं, उसको ठोकते हैं, मतलब उसमें वार करते हैं उस पत्थर के ऊपर। तो ये भी उसी टाइम का लोग मानते हैं कि ये उस भी आपके पाषाण युग की ही देन है। अच्छा। और इसको रिवाइव करने का श्रेय जाता है कत्यूरी शासकों को, क्योंकि कत्यूर शासक जो था, कत्यूर राज्य जो था वो द्वाराहाट में भी रहा उस समय के लिए। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो स्टोन एज है जिसको हम पाषाण युग और बड़ा निकृष्ट सा समझते हैं कि वो लोग उजड़ थे, पत्थर मारते थे या वो थे, उनकी सांस्कृतिक देन बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये मुझे तो लगता है अगर इसको हम
वेस्टर्नाइज उससे देखें तो दिस इज द टेस्ट ऑफ योर माचो ऑल्सो, क्योंकि हर आदमी में एक माचो की फीलिंग होती है और समूह में भी वो माचो की फीलिंग होती है। वो एलिफेंट जानवरों में भी होती है, जैसे एलिफेंट्स में भी है। एलिफेंट्स में भी लीडरशिप के लिए लड़ाई होती है, अल्फा के लिए। हाँ। इस क्रोनोलॉजी में सर हम आगे बढ़ेंगे तो डायनेस्टीज तक आते आते अभी थोड़ा सा वक्त लेते हैं। डायनेस्टी शुरू होने से पहले, पाषाण युग, स्टोन एज के बाद, अगर हम इमिग्रेंट्स देखें कि वो कौन इमिग्रेंट्स थे जो उत्तराखंड में आके बसे, उस क्रम के बारे में बताइएगा। इसमें दो तरह के इमिग्रेशन है जी। एक तो जो यहाँ के अर्लीस्ट सेटलर्स हैं, वो तो यहाँ पर द्रविडियंस हैं, अर्लीस्ट सेटलर्स। या आप ये भी कह सकते हैं उनसे भी पहले थे यहाँ पर मुंड जाति के। मुंड जाति के लोगों को द्रविडियंस ने पराजित किया और वो फिर आके, तो मुंड को यहाँ का सबसे पहला सेटलर कहा जा सकता है? हाँ, मान सकते हैं। अच्छा। अबोरिजिनीज जो मुंड जाति के लोग थे, और मुंड जाति को जिसने पराजित किया, द्रविड़, उनको भी यहाँ लगा कि भाई यहाँ पानी की कमी नहीं है, जलावन लकड़ी की कमी नहीं है, चारे की कमी नहीं है, हर चीज है यहाँ पर, खेती करने के लिए अच्छे साधन है। क्योंकि आज भी जो लोग क्या कहते हैं इस पर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, या जैसे विजय जरधारी है जिन्होंने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया है, और यहाँ भवाली में एक इंस्टीट्यूट है निगलाट में, भवाली से 3-4 किलोमीटर आगे वो निगलाट का इंस्टीट्यूट। पहले वो आलू का इंस्टीट्यूट होता था, पोटैटो रिसर्च का, अब वो आप ये कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर इन सब चीज़ों की रिसर्च है। तो उनका मानना है कि उन्होंने 350 प्राइम कल्टीवर्स ऑफ पैडी ढूंढ लिए हैं। प्राइम कल्टीवर्स आप ये मान सकते हैं जंगली धान एक तरह से। तो 350 प्रजातियां आज 2022 में अगर उन्हें मिल गई हैं, तो उसमें मतलब यहाँ कितना रिच रहा होगा ये। और गेहूं की उन्होंने करीब 90 ढूंढी है, मेज की अबाउट 50 ढूंढ लिए हैं। तो ये क्योंकि वहाँ एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर के.एस. नेगी, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, ये काम उन्हीं ने किया था। अच्छा। ये प्राइम कल्टीवर्स पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग आके इसलिए भी बसना चाहते थे, जैसे द्रविड़ लोग भी आके यहाँ पर बसे क्योंकि दे वर द विक्टर्स। इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं सब, उनके बाद मुंड जाति के बाद किरात लोग। किरात लोग जो है ये आते हैं साउथ ईस्ट चाइना से। साउथ ईस्ट चाइना से? हाँ, किरात लोग। कोल, किरात, हाँ, मुंड, ये अर्लीस्ट सेटलर्स हैं। अच्छा। इसके बाद जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर है जी, वो है आपके खस जाति के जो लोग हैं, ये आए हैं वेस्टर्न एशिया से, कैस्पियन सी के आसपास। हाँ। तो खस जाति के लोग हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं अब तो 70% अभी भी खस जाति के, जैसे हम सब खस जाति के, पहले 90% भी रहे होंगे। तो खस जाति के जो लोग हैं उनको अगर आप देखें, और वो जब आए तो उनके वहाँ कोई वर्ण व्यवस्था और ये व्यवस्था कुछ नहीं थी। क्योंकि बाद में मैंने ब्रिटिश, और ये कालखंड क्या रहा होगा सर? ये स्टोन एज के बाद का पीरियड रहा है। अच्छा। ना, स्टोन एज के काफी बाद। अब इसके वैसे रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं डेट वाइज नहीं, लेकिन जब वर्ल्ड ओवर सेटलमेंट हो रहा होगा डिफरेंट, जैसे अलग अलग माउंटेन्स में, अलग अलग प्लेन्स में जब सेटलमेंट हो रहा था, तो उस टाइम की बातें हुई है। अब इसको डेट, जब तक आपके पास फोटो ल्यूमिनेसेंस मेथड नहीं है आपके पास, जब तक आपके पास कार्बन डेटिंग करने के लिए आसानी से नहीं कर, जैसे यूनिवर्सिटीज में हमारे वहाँ कार्बन डेटिंग कहाँ कर पाते हैं। तो खैर एनीवे, तो ये जो जातियां थी उसमें खस जाति सबसे महत्वपूर्ण थी और सबसे प्रभावशाली थी। और खस जाति वेस्टर्न एशिया से जब आए तो वो केवल उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल नहीं, बल्कि वो अब तो आसाम गए, खस जाति के जो लोग हैं। तो उत्तराखंड में आप देखिए कि ये सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजंस ऑफ कुमाऊं करके एक बुक है ब्रिटिश पीरियड की, ब्रिटिश पीरियड में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही उसे पब्लिश कराया था। तो उसमें मैं देख रहा था कि कई डिसीजंस हैं, उसमें लिखा है कि सच एंड सच जेंटलमैन इज अ खस राजपूत, एंड सच एंड सच जेंटलमैन इज अ खस ब्राह्मण। तो खस ब्राह्मण, खस ठाकुर भी होते थे। तो इसका मतलब उस टाइम पे जाति व्यवस्था नहीं रही होगी। ये जाति व्यवस्था तब हुई जब यहाँ पर प्री वैदिक एरियंस आए। खसों के बाद प्री वैदिक, और प्री वैदिक के बाद वैदिक एरियंस आए। तो जहाँ तक खस जाति तक का इतिहास है, खस जाति को हम कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब थे वो, एक तरह से आज के संदर्भों में कहें। तो जो लोग ये स्टेटस मान रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, दे आर नॉट वेरी रॉन्ग। कि हमारा सोशल स्टेटस जो है इट इज ऑफ अ ट्राइब। तो हिस्टोरिकली वो है, वो कंफर्म करता है। और यहाँ पर अंग्रेज लोगों ने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट भी लगाया था, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको।
तो इस तरह से सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहीं पे मेरे को बहुत सारी जिज्ञासाएं हो रही हैं ये सुनते सुनते। तो खस जिस समय पे यहाँ आए उस समय पे रिलीजन के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स देखने को मिलने लगे थे क्या? ऐसा कुछ मिलता है हमको? खस लोग जो थे वो नेचर वर्शिपर्स थे, नेचर वर्शिपर्स ना इसको। और ये जो है ये बाकी देवी देवता और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये प्री वैदिक एरियंस के साथ आया और वैदिक एरियंस के बाद ये ज्यादा पावरफुल हो गया। और जब ब्राह्मणिकल रिलीजन आया, ब्राह्मणिकल रिलीजन से ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मणिकल रिलीजन जब वैदिक रिलीजन आया तो उसके बाद से फिर ये जाति वर्ण व्यवस्था ये सब चीजें हुई, क्योंकि वो लोग ज्यादा एजुकेटेड थे या उनको संस्कृत पाली ये ज्ञान उन्हें हो चुका था, वेदों का ज्ञान था उनको। तो और अगर मास के लेवल पे देखें, जब हम इमिग्रेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे पहले जो मास इमिग्रेशन हुआ वो शायद खसों का ही हुआ, सबसे ज्यादा खसों का हो, क्योंकि खसों के लोग हैं और खस बहुत टफ भी थे फिजिकली। जैसे पहाड़ में रहना आसान नहीं था, आज भी पहाड़ में रहना आसान नहीं है, लेकिन जिस युग में वो आए, जिस पीरियड में आए, तो उस पीरियड में तो आपको रियली टफ लोग चाहिए होते थे। तो खस लोग जो हैं बाय नेचर दे आर टफ। इसीलिए आप देखेंगे कि कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल के लोग हैं, गोरखाली लोग जो हैं, दे डू वेरी वेल इन द आर्मी। इन्फेंट्री में आप देखेंगे तो दे आर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स, क्योंकि फिजिकल फिटनेस है उनमें। और उसके पीछे रीजन ये है उनके जो जीन्स हैं वो खस जीन्स हैं। तो पहले सबसे पहले एग्रीकल्चर को अगर हम देखें उत्तराखंड में तो वो भी खसों की ही देन हो। हाँ, वो बात खसों ने ही किया उसको भी स्टार्ट। प्री वैदिक एरियंस तो बाद में आए। प्री वैदिक एरियंस और वैदिक एरियंस जो आए वो दो रीजन से आए। एक तो जब उनने देखा वो भयभीत वाली स्थिति में आए, दुश्मन की डर से भी आए एक, और दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जब हम बोलते हैं तो ये कौन सा एरा है, कितने सालों का टाइम पीरियड है? ये तो डायनेस्टी की जब मैं बात करूंगा उससे वो निकल जाता है। ठीक है। तो ये लोग इसलिए भी आए यहाँ पर प्लेन से लोग, जैसे महाराष्ट्र से, गुजरात से और इंडस वहां से, इंडो गैंजेटिक प्लेन से, जब वहां दुर्भिक्ष पड़ता था या जब वहां फ्लड पड़ती थी और खाने की कमी होती थी, वो लोग यहाँ माइग्रेट करते थे मास स्केल पे। और इसके प्रूफ भी मिलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जैसे कर्नाटक कास्ट है, दे आर फ्रॉम कर्नाटका, जोशी हैं, पंत हैं, दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, रावत्स जो है दे आर फ्रॉम राजस्थान बाय एंड लार्ज। जो मतलब अगर आप अपनी जेनेलॉजी ट्रेस किया जो हम लोगों ने, तो उससे पता चलता है। तो इसका मतलब ये है कि प्री वैदिक एरियंस, वैदिक एरियंस, और उसके बाद जो माइग्रेशन हुआ लार्ज स्केल, वो हुआ डिजास्टर्स की वजह से, जब डिजास्टर्स हुई हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसको आप इसलिए भी लिंक कर सकते हैं कि इंडो गैंजेटिक प्लेन से इसलिए भी लोग आए होंगे क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन में का जो कैचमेंट एरिया है दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इसलिए भी आना उनके लिए आसान था बिकॉज वी आर द कैचमेंट। और इसके साथ ही साथ मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन वाज रिजाइडिंग इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन, और इंडो गैंजेटिक प्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, इंडो गैंजेटिक प्लेन की जो संस्कृति है दैट इज गंगा यमुना की संस्कृति। अगर आप देखें विश्व भर की जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां हैं वो सब संस्कृतियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं, बाय नेम है वो। लेकिन इंडो गैंजेटिक प्लेन की जो संस्कृति है, इंडो गैंजेटिक संस्कृति, गंगा यमुना की संस्कृति, दैट इज स्टिल थ्राइविंग, इट इज स्टिल वाइब्रेंट। तो उसके पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि गंगा यमुना की संस्कृति जो थी वो मूल रूप से अरण्य संस्कृति थी, इट वॉज फॉरेस्ट कल्चर। और यहाँ पर आप देखें तो जितने भी महत्वपूर्ण आश्रम है पुराने ऋषि मुनियों के, जैसे गर्ग ऋषि का है, आपके कण्व ऋषि हैं, तो सब उत्तराखंड में आते थे और ये जंगलों में ही रहते थे। जंगलों में आपके जो वानप्रस्थ और संन्यास ले लेते थे लोग, वो भी जंगलों में आते थे। तो उन लोगों को जो प्रकृति से ज्ञान मिलता था उस ज्ञान को वो प्रसारित करते थे। सो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग वाज फॉरेस्ट कल्चर। और यहाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये है जिसके बारे में लिखा नहीं गया है कि पीपल वर अवेयर ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ, they are interconnected with each other. And if there is disturbance in one of the chains, एक भी उसमें अगर कोई disturbance होता तो rest too will also be disturbed. तो ये उनमें बहुत जबरदस्त था। और इसके अतिरिक्त आप देखें पूरा वैदिक कल्चर देखें, उसके बाद का कल्चर भी देखें, तो आपने देखा होगा कि जैसे आजकल अमेरिकन्स कहते हैं कि reduce your needs, या आपके जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है
उसको रिड्यूस करो। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के मतलब है द अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज सस्टेनेंस। उसको कितनी भूमि चाहिए, जैसे मुझे कितनी भूमि चाहिए ना, दैट इंक्लूड्स मेरा एग्रीकल्चर, मेरे खाने पीने के लिए फल फूल आदि, इसके अतिरिक्त मेरे कपड़े कहाँ से बन के आ रहे हैं, ये सब दे आर पार्ट ऑफ दी दिस थिंग। तो रिड्यूस योर नीड्स जो है ये अमेरिकन साइंटिस्ट कह रहे हैं, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। हमारे वहाँ तो एंशियंट टाइम से चला रहे हैं। एंशियंट टाइम्स में गांधी जी ने भी जो बात कही वो एंशियंट टेक्स्ट से ही लिखी, मदर अर्थ हैज गिवन अस इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो इसीलिए हमारी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को जब हम अरण्य संस्कृति कहते हैं तो वहां पर एक विरोधाभास अंग्रेज लोगों ने पैदा कर दिया है। वो विरोधाभास उन्होंने क्या किया है, जैसे मान लीजिए बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, कहीं भी अगर बहुत ज्यादा अराजकता शुरू हो जाती है या अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है तो क्या कहते हैं, यहाँ जंगल राज्य आ गया है। जो सुना ही होगा आपने। लेकिन ये कितनी बड़ी भ्रांति है। जंगल में कभी भी आप अराजकता नहीं देखेंगे। भाई जंगल में कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य की तरह ये है कि मैं सब मेरे पास आ जाए, स्टोर कर लूं ये सब। कोई जंगल में जो शेर भी वो भी नहीं खाता है इतना, टाइगर भी नहीं करता है, हाथी भी उतना ही लेता जितनी उसको आवश्यकता है, उससे आगे उसे आप एक पत्ता भी नहीं खिला सकते हैं। तो दैट मीन्स वहां पर परफेक्ट बैलेंस है। जंगल राज जो है बेसिकली इट इज ह्यूमन राज्य। हमें ये कहना चाहिए कि अब इंसानों का राज्य आ गया है, इसीलिए अनार्की हो रही। तो ह्यूमन कल्चर जो है वो कल्चर वाज गाइडेड बाय अरण्य कल्चर, एंड टिल इट वाज गाइडेड बाय अरण्य कल्चर एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन दिस कंट्री। अच्छा, इस क्रम में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डायनेस्टी की शुरुआत से पहले वाला जो है ये तो यही पीरियड आ गया। इसको कई लोग डार्क पीरियड भी कहते हैं। डार्क पीरियड भी कहते हैं। इसके डार्क कहने के किस तरह से के मायने हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम मिलती है, इस सेंस में उसे डार्क कहा जाता है, या उसके अन्य कारण भी हैं? देखिए ऐसा ना, हमारे वहाँ हिस्ट्री को जैसे अंग्रेज लोग रिकॉर्ड रखते थे हिस्ट्री का जी ना, उनके वहाँ सब चीजें रिकॉर्डेड रहती थी। हमारे वहाँ एवरीथिंग वाज ओरल ना। हमारे वहाँ जो है एक गुरु शिष्य को वर्बली देता था वो ज्ञान, और वो ज्ञान फिर शिष्य आगे को बढ़ाता था। तो हमारे वहाँ हिस्ट्री को एज रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो कभी नहीं किया गया। और हिस्ट्री को अगर आप रिकॉर्ड के रूप में देखें तो महाभारत और रामायण यही एक हमारे रिकॉर्ड्स हैं। उसको भी अंग्रेज लोग इतिहास नहीं मानते हैं। हमारे जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो भी उसे इतिहास नहीं मानते हैं। तो हमारे वहाँ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ हिस्ट्री वाज नॉट देयर, तो इसलिए उसको डार्क पीरियड कहते हैं लोग। कहते हैं अंग्रेजी में, वैसे वो डार्क पीरियड एकदम नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि हमारे वहाँ किसी भी युग को समझाने के लिए उस युग की मैसेज को देखते थे। जैसे आप कहते हैं ना ये सतयुग था, तो वो तो सतयुग में सत्य का बोलबाला था। दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज सतयुग। तो वो एज वाज ऑफ गुड डीड्स, ट्रूथ एंड मोरालिटी। तो उसके बाद के जो युग आए उसमें धीरे धीरे ये मैसेज जो है कम होने लगी। तो हमारे वहाँ हिस्ट्री वाज इंटरप्रेटेड विथ द मैसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा, नॉट थ्रू रिकॉर्ड्स। मतलब इंडिविजुअल हिस्ट्री जो है वो हमारे वहाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन आज के युग में वो है। अच्छा, उसको डार्क पीरियड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमारे वहाँ प्राइमरी सोर्सेज का अभाव है ना, एंड विदाउट प्राइमरी सोर्सेज यू कैन नॉट से, कोई नहीं मानता उसको। कोर्ट, आपके कोर्ट तक नहीं मानता है कि भाई ये तो प्राइमरी सोर्सेज तो है ही, ये है। अच्छा, हम डायनेस्टीज पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नोटेबल चीजें हमें मिलती हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री पे जिनको आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग पेग्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए इस ड्यूरेशन की, जो जिसको नहीं, उसमें ऐसी कोई वो नहीं मिलती। हमारा जो वो है धर्म के लिहाज से भी अगर देखें कि मतलब देखिए जैसे हमारे वहाँ सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे वहाँ म्यूजिक को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था उस पीरियड में भी। अच्छा, तो उस पीरियड का जो हैंगओवर है या उस पीरियड का जो फॉलोअप है, आपने न्यूली सुना होगा शब्द। न्यूली जो है इट इज विरह गीत। विरह गीत। अच्छा, आज के संदर्भ में उसको विरह गीत इसलिए कहते थे क्योंकि मिडीवल एजेस में, ब्रिटिश पीरियड में जो मर्द था, आदमी था, जो पुरुष थे गाँव में जो थे, वो सेना में चले जाते थे, एंड दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, एंड दैट वाज द मनी ऑर्डर इकोनॉमी। उसको जैसे लोगों ने, अंग्रेजों ने मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा है। तो उस समय महिला अकेले रहती थी, 8-9 महीने अकेले रहती थी। बच्चे छोटे हैं, गोद का बच्चा है वो पल रहा है। कई बार हस्बैंड जो है छुट्टी में 3 साल बाद आ रहा है, युद्ध में रह गया हो। तो उस समय लेडीज जो थी वो विरह गीत गाती थी जिनको न्यूली कहते हैं।
एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू सिंग अ न्यूली? चीड़ का जंगल। चीड़ का जंगल इसलिए, कभी आप जाना शाम को, इस बार मैं कह रहा हूँ आपको, आप चीड़ के जंगल में जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे जिस समय शाम को हवा बहती है, एक म्यूजिकल तो एक ऐसा लगता है जैसे जो पत्तियां हैं दे आर मोर्निंग ना, और दे आर वीपिंग, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट एक मोर्निंग का साउंड आता है। तो वो न्यूली जो है उसके साथ बड़ा अच्छा ब्लेंड करता है। तो हमारे वहाँ उस पीरियड में एक चीज ये थी। दूसरा, हमारे वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज वेरी साइंटिफिक। ये हमारे वहाँ किसी ने काम नहीं किया इसमें। ये बात तब होता था, जो हमारे फौजी लोग होते थे जो ड्रम्स बजाने में एक्सपर्ट होते थे, तो जैसे इस धार में जो गांव है, अगर वहां आग लग गई तो अब आज तो आप टेलीफोन से इससे बात कर सकते हैं, तो दूसरे गांव में कैसे सूचना दी जाएगी? तो वो ढोल बजाते थे। तो उस ढोल की रिदम और बीट्स जो थी वो डिफरेंट होती थी। एक लैंग्वेज थी, मतलब उसकी अपनी ही। उसकी भी, वो ड्रमिंग की भी एक लैंग्वेज थी, जिसको देख के आम आदमी भी, आम गांव वाला भी समझ जाता था कि वहां कोई खतरा उत्पन्न हो गया है। फिर वो बीट करता था अपने ओजी को बुला के, या जो भी जो ड्रम की नॉलेज रखता था, और वो फिर उसको रिप्लाई करता था। तो इस तरह से पीपल यूज्ड टू नो एंड देन दे यूज्ड टू रन फॉर हेल्प। तो मैं जब फॉरेस्ट फायर होती, मैं उनसे कहता है कि भाई ये हमारा जो ट्रेडिशन था कि ड्रम के माध्यम से बुलाना, तो इसका मतलब ये है गाँव वालों में वो फीलिंग थी दैट वी शुड वर्क विथ कोऑपरेशन। हमारे वहाँ जिसको कहते हैं सहभागिता का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो आपने उसके लिए कोई काम तो किया नहीं। अच्छा, हम लोग रिलीजन को अगर देखते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो बड़े जिन्होंने बड़े बड़े जनसमूह, जैसे नेचर वर्शिपर्स तो थे इनिशियल सेटलर्स जो थे, फिर उसका इंट्रोडक्शन कब मिलता है और रिलीजन ने कितना रोल प्ले किया उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान में या ज्योग्राफी को सेटल करने में? देखिए, जब हमारे वहाँ रिलीजन आता है, जिसको हम ऑर्गेनाइज रिलीजन कहते हैं, वो आता तो नेचर गॉड से ही। जैसे रुद्र थे, जैसे रुद्र को शिव जी का रूप दे दिया गया है। अब शिव जी का रूप उन्हें क्यों दिया गया? बिकॉज शिव जी जो है वो कैलाश मानसरोवर में रहते थे, वो बड़ी डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहे थे, नो लग्जरी नथिंग, कोई राजमहल नहीं था उनका। तो रुद्र जो था, रुद्र वॉज द गॉड ऑफ लाइटनिंग। जिस समय रोरिंग होती थी ना, या लाइटनिंग होती थी, तो उस समय कहते थे कि रुद्र आ गए। जैसे हमारे वहाँ ये है एड़ी देवता, एड़ी देवता को गॉड ऑफ जस्टिस भी मानते हैं और एड़ी देवता को गॉड ऑफ नेचर भी मानते हैं। तो एड़ी देवता जो है वो हर रात जंगल में घूमता है, अपने घोड़े के ऊपर बैठ के एड़ी देवता जो चक्कर लगाते हैं, और उनके साथ उनके कुत्ते भी हैं। तो अगर किसी ने भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो तुरंत सजा देते हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि एड़ी देवता अगर हमारे देव हैं, हमारे पूजनीय हैं, और कोई प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, उसे सजा दे रहे हैं, तो दैट मीन्स इट वाज नेचर वर्शिप। प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। अब प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक लिंक बनाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रकृति के उपासक होते हैं तो हर आदमी प्रकृति का उपासक नहीं हो सकता है, उसके लिए एक लिंक चाहिए, कोई ना कोई गॉड चाहिए। तो वो लिंक जो है that was being provided by these local deities or local gods and by greater gods also, ना। तो शिव जी का कॉन्सेप्ट रुद्र से ही आया है, ये है। और नाथ लोग जो हैं वो भी उत्तराखंड में कई जगह जिक्र मिलता है नाथ। हमारे वहाँ गुरु गोरखनाथ पंथ के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जो थे एक तो श्रीनगर गढ़वाल में रहे, इसके अलावा नाथ पंथ के फॉलोअर्स आपके बेरीनाथ में बहुत हैं, कई स्थानों में हैं। और नाथ पंथ जो है वो हठ योगी भी होते हैं। हमारे वहाँ हठ योग का मतलब लोग समझते हैं कि ये बड़ी निकृष्ट बात है, ऐसा नहीं है। हमारे हठ योगी बहुत बड़े बड़े स्वामी हैं जो हठ योगी रहे हैं और जिन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है। तो मैं हठ योग का आपको एक उदाहरण देता जिससे आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति हठ योगी थे, लेकिन उनके डिवोटी कौन थे। जब मैं बताऊंगा आपको आश्चर्य होगा। हमारे वहाँ कुमाऊं में पद्मपुरी है एक जगह, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पद्मपुरी। अगर आप भीमताल से मुक्तेश्वर जाएं तो 20 किलोमीटर पर पद्मपुरी का गांव पड़ता है, या कुछ छोटा मोटा बस्ती शहर जैसा हो गया। तो वहां पर एक बड़े प्रसिद्ध योगी रहे हैं जिनका नाम था सोमवारी महाराज। अच्छा। सोमवारी महाराज जो थे वो हठ योगी थे। उनके 2 आश्रम थे, एक पद्मपुरी में मुक्तेश्वर वाले रास्ते में, एक था काकड़ी घाट में। वही काकड़ी घाट जहाँ स्वामी विवेकानंद का भी है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो वो क्या करते थे सोमवारी महाराज, जाड़ों में जब भयानक ठंड होती थी, बर्फ पड़ती थी,
तो वो नदी में खड़े होके तपस्या करते थे या पूजा करते थे जाड़े में, और वहां रहते थे 6 महीने पदमपुरी। और जो भयानक गर्म होता है, क्योंकि आप अगर जाएंगे काकरी घाट तो वो नदी के किनारे अल्मोड़े वाले रूट में वैली में है बिल्कुल, वहाँ गर्मियों में इतना गर्म होता है, प्लेन से आम भी होता है वहाँ ना, तो गर्मियों में वो वहाँ करते थे, तो दैट वाज हट योग। लेकिन वो बहुत हाईली रियलाइज स्वामी जी थे, और वो मालूम कहाँ के मूल निवासी थे, पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में। अच्छा। वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में जन्मे थे। उनके पिताजी सेशन जज थे पंजाब के। अच्छा। हाँ, तो ये जो थे ये पुलिस में थे, ही वाज अ पुलिसमैन। पुलिस में छोटे मोटे अधिकारी रहे होंगे। तो ये बचपन से ही इनका शौक जो था कि प्रवचन, कोई संत आ गया गांव में, कोई बड़ा आदमी आया तो उनके प्रवचन सुनने जाते थे, और जहां भी इनको मौका लगे संत लोगों के पास जाना पसंद करते थे। तो एक बार जब ये ड्यूटी में थे तो जिस शहर में थे, अब शहर का नाम नहीं क्योंकि इनका ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे मैटर मिली। तो ये उस दिन संत साहब के पास चले गए, संत जी के पास, और शाम को 5:30-6 बजे वो वापस आए। तो जब वे वापस आए तो वहाँ थाने में, और थाने के बगल में ही पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिस भी था, वहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था, और वो कहने लगे, अंग्रेजी पीरियड है, कि डीआईजी साहब आए थे और डीआईजी साहब ने औचक निरीक्षण किया और जितने लोग ड्यूटी में नहीं पाए गए सबको सस्पेंड कर दिया। तो 20-25 लोग जो थे वो सस्पेंड कर दिए थे उनने। तो जब ये गए तो इन्होंने कहा मैं भी सस्पेंड हो जाऊंगा, नेचुरली मैं तो गया ही था। तो इन्होंने सोचा मैं सस्पेंड हो गया तो आई विल गो एंड टॉक टू द डीआईजी कि भाई आई एम सॉरी। अच्छा, उनको थोड़ा एडवांटेज था, सेशन जज के लड़के तो कॉन्टैक्ट तो था ही, तो कहने लगे मैंने सोचा कि मैं जाके सॉरी कह दूंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो डीआईजी मुझे मिल गए, कहने लगे भाई यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क, तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, और मैंने तुम्हारी फाइल्स देखी और जिस तरह से तुम एक्सप्लेन कर रहे थे ये तो रिमार्केबल है। आई नेवर न्यू कि आप इतने इंटेलिजेंट हो। हम तो सोच रहे थे सेशन जज का लड़का है तो ये सिफारिशी भी हो सकता है, बट यू हैव गॉट वेरी गुड नॉलेज ऑफ लॉ, पुलिस। तो वो कह रहे मेरे समझ में नहीं आया क्या चक्कर हुआ, फिर ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड। जब वो चले गए सब हो गया तो लोगों ने उससे कहा यार तू तो था ही नहीं, तुझे कैसे बचा दिया उन्होंने? कहा यार वो स्वामी जी ने ही किया होगा। तो देन ही वेंट टू स्वामी जी अगेन एंड ही सेड स्वामी जी मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ एंड आई एम रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। तो फिर उनको गुरुजी, जो भी उनके गुरुजी थे, उन्होंने कहा तो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में जाओ। तो तब ये यहाँ आए थे पदमपुरी में। सोमवारी नाम इनका इसलिए पड़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर सोमवार को बोथ इन काकरी घाट एंड पदमपुरी, इनके जो जहाँ ये पूजा करते थे वहां पर बहुत बड़ा भंडारा लगता था एवरी मंडे, साल भर। तो इसलिए इनका नाम सोमवारी महाराज था। तो इस तरह से यहाँ पर स्वामी इन लोगों का भी बड़ा महत्व रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद है और बिंदु हैं, ये तो थे ही। इसके अलावा अन्य स्वामी जो है जैसे नीम करोली बाबा का हैड़ा खान बाबा हैं, या मृतोला आश्रम में जो बाबा जी थे। तो यहाँ पर ये रिलीजन का ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। और ये जितने भी ये रिलीजियस गुरु हैं ये कास्ट की बात नहीं करते हैं, ये क्रीड की बात नहीं करते हैं, ये जाति वाति से ऊपर होते हैं। तो ये अगर 100% में से आप 10% भी उनका ग्रास्प कर लें तो देन यू विल नॉट टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, यू विल टॉक अबाउट अ यूनिवर्सल रिलीजन। और यूनिवर्सल रिलीजन हिंदुइज्म है भी वैसे अगर देखा जाए तो। जाति व्यवस्था उत्तराखंड में कब इंट्रोड्यूस हुई? तो जब वैदिक पीरियड स्टार्ट, वैदिक पीरियड, वैदिक आदि, उसके पहले कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, तो उसके यहाँ पे बड़े फुटप्रिंट्स किस किस फॉर्म में मिलते हैं शंकराचार्य के आने और उससे पहले की घटनाओं के बारे में अगर बात करें? नहीं, जाति प्रथा तो यहाँ पर पहले भी थी। अब शंकराचार्य जी के बारे में ये कहा जाता है ना तो कि वो मतलब उन्होंने जो 4 धाम बनाए वो सब है, वो आई एग्री। लेकिन बद्रीनाथ जी के बारे में देयर इज अ स्ट्रेंज थिंग। बद्रीनाथ जी की एक शाखा जो थी, ये 100% मैंने इसको प्रूफ पर रखा है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में इसमें पेपर भी प्रेजेंट किया गया था 1946 में लाहौर में जब इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुई थी। तो बद्रीनाथ जी की एक शाखा जो थी वो आपके थोलिंग मठ में थी, वेस्टर्न तिब्बत में। तो अगर वो थोलिंग मठ में थी तो इट वाज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, जब बुद्धिस्ट रिलीजन आया था उससे पहले से थी। तो इसका मतलब इस पे काफी लोगों का वो है, जैसे राहुल साकृत्यायन ने भी उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि बद्रीनाथ एक्चुअल में एक बौद्ध मठ था। उस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं कि नहीं था तो वो सनातनी, दैट आई डोंट एग्री।
क्योंकि बौद्ध और जैनियों को जब आप देखें तो इसलिए कह दिया उनने क्योंकि जो मूर्ति हो पद्मासन में है बद्रीनाथ जी की ना। लेकिन आप देखना हमेशा भी जब जैन गॉड या बुद्धिस्ट गॉड उनकी जब मूर्ति बनाई जाती तो उनके बाल कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे मुड़े 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 मुड़े, और एक यहाँ पर जूड़ा जैसा ऐसे होते हैं। बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उनके बाल जो है बिल्कुल लहराते हुए नीचे हैं। अगर वो बौद्ध धर्म के होते तो बौद्ध धर्म में ये सबसे इसेंशियल चीज है कि हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए। जो जोगी है, जो एक पोजीशन जिसने अचीव कर ली है, तो उसके बाल हमेशा ऐसे बने हुए हैं, तो हेयर स्टाइल है उनको ना। दैट इज अ वेरी माइनर थिंग बट इट इज अ वेरी मेजर थिंग ऑल्सो। तो बद्रीनाथ जी की मूर्तियों के आप बाल देखेंगे नीचे हैं ऐसे, आप जाइए देखें वहाँ तो दिखा देंगे अगर आप बताएंगे आप पत्रकार हैं। वैसे तो नहीं दिखाते हैं, मैंने देखी है मूर्ति इसलिए मुझे मालूम है। तो ये थे वो सनातनी। ये जरूर है कि जब बौद्ध रिलीजन बहुत फैला और बौद्ध रिलीजन के जब टुकड़े हुए महायान और ये सब, तो बुद्ध रिलीजन में कंपैरेटिवली वायलेंस थी। उन्होंने इन लोगों को दबा दिया था और वहां पर अपने को स्थापित कर लिया था, ये तो मैं मानता हूँ। तब शंकराचार्य जी आए और शंकराचार्य जी ने फिर बुद्धिस्ट को हटाया। था तो वो ओरिजिनली हिंदू स्थल, और ये सबसे बड़ा प्रूफ है जी। शंकराचार्य जी का उत्तराखंड आना, मठों की स्थापना करना, ये उत्तराखंड की हिस्ट्री के सबसे बड़े उनमें से एक होगा, सबसे बड़े एनेक्डोट्स में से एक। एक्चुअली शंकराचार्य जी को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया है और शंकराचार्य जी को केवल बद्रीनाथ जी से जोड़ा है। मैंने एक बार क्या कहते हैं जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट में तो नहीं, बट एक बार जब ये टूरिज्म पर बात चल रही थी एट अ हायर लेवल व्हेन दे वर ऑल एक्सपर्ट्स ऑफ टूरिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी भी थी, तो मैंने कहा साहब देखिए ऐसा है तो ग्लोबल वार्मिंग व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा मैंने वो नैनीताल देखा है कि जब 1965 में मैं इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहा था, अप्रैल 2 को हमारा केमिस्ट्री का पेपर था 2 अप्रैल को, और घर से जब आने थे धूप थी तो मैं तो टी शर्ट पहन के आया। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, 5 मिनट बाद बादल घिरे और 10 मिनट बाद हेवी स्नोफॉल। तो हमारी सीट बाहर लगी थी ऐसे ही, तो हमको सबको अंदर डाल दिया उन्होंने। तो हम अंदर गए तो अब अगल बगल जैसे मैं हूँ यहाँ पर दूसरा यहाँ पर है, तो जैसे मैं अच्छा फर्स्ट डिविजन था मैं भी, तो मैंने कहा मैंने अपनी कॉपी जब फर्स्ट कॉपी भर ली थी उसके बाद मैंने सेकंड कॉपी मांगी, तो मेरे से जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने कहा भाई फर्स्ट कॉपी में से स्टिच कर दो, तो मैंने देखा सेकंड कॉपी तब तक गायब हो गई। तो मैंने उनसे कहा सर मेरी तो कॉपी गायब कर दी किसी ने। हंसने लगे, कहने लगे इस साल सब फेलियर पास होते हैं, ये कॉपी तेरी घूम रही होगी, और वाकई में सब जगह घूमी हो। तो जो 3-4 हम अच्छे थे उन सबकी कॉपियाँ घूमती रही। तो मेरा मतलब ये से नकल से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि 2 अप्रैल को बर्फ पड़ती थी। आज आप देखेंगे नैनीताल में पंखे चल रहे हैं, हर घर में नहीं लेकिन जो बाजार में स्थित है घर उनमें पंखे चलते हैं, गर्मी में आवश्यकता पड़ती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से आपका टूरिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा। आज से 10 साल बाद लोग नैनीताल नहीं आएंगे अगर ऐसा ही मौसम रहा। दे वुड प्रेफर टू गो टू मुंशारी, या मुंशारी से भी ऊंचा कोई हिल स्टेशन होगा वहां जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? डू समथिंग जिससे कि टूरिज्म का कॉन्सेप्ट चेंज हो और अच्छे टूरिस्ट आए, डिग्निफाइड भी आए, स्पिरिचुअल भी आए, नॉलेजेबल भी आए। तो मैंने कहा आप टूरिस्ट सर्किट्स बनाइए। तो सबसे पॉपुलर सर्किट जो होगा वो शंकराचार्य सर्किट होगा कुमाऊं में। मैंने कहा शंकराचार्य जी जब आए थे कुमाऊं तो पहले गए थे काली चौड़ के मंदिर जो काठगोदाम में है, काठगोदाम के पास है, यहाँ से काफी पास है काली चौड़ का मंदिर, वहाँ रहे वो। आज भी वहाँ पर बंगाली लोग आते हैं अक्टूबर के टाइम पर, बाबा भी वहाँ बंगाली है वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने देवी की पूजा की थी। काली चौड़ से फिर गए वो जागेश्वर, जागेश्वर से गए वो आपके गंगोली हाट, फिर बद्रीनाथ जी को। तो एक सर्किट ऐसा करो ना, वहाँ अच्छी उनको फैसिलिटी दो, मतलब अच्छी फैसिलिटी है मतलब 5 स्टार की नहीं, मतलब साफ सुथरा टॉयलेट बाथ और जमीन में बिस्तर रह रहा, हट है बिल्कुल गाँव। तो ये यहाँ करिए, यही जागेश्वर करिए, ये गंगोली हाट में करो, और ये तो एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सर्किट हो जाएगा, कॉलेज शंकराचार्य सर्किट। और इसमें अच्छे लोग आएंगे, इसमें वो तो आएंगे नहीं। जैसा आज जो टूरिस्ट आ रहा है दारू पी के धुत हो जा रहा है सड़क में, तो गाली गलौज कर रहे हैं, कई टूरिस्ट ऐसे, कई तो बहुत अच्छे आते हैं। अब दूसरा मैंने कहा गांधी सर्किट, गांधी जी केम टू नैनीताल,
नैनीताल से ही वेंट टू भवाली, भवाली में एड्रेस किया, फिर चारी खेत गए, बागेश्वर गए, आगे फिर कौसानी वापस आए। तो एक टूरिस्ट सर्किट गांधी सर्किट हो सकता है, स्वामी विवेकानंद का सर्किट हो सकता है ना। तो ये सर्किट्स आप क्यों नहीं बना रहे हैं? तो वो दे टुक इट वेरी लाइटली। अब आज क्या कहते हैं, आज अब पद्मपुरी का सर्किट बनने की बात चल रही है कि जहाँ पद्मपुरी में जहाँ बाबा जी थे। अच्छा, पद्मपुरी के बाबा जी इतने महान थे कि इनके अनन्य भक्तों में मालूम कौन थे? काका कालेलकर। अच्छा, जो गांधी जी के मतलब बहुत भक्त थे, एंड हु इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट ऑन गांधीयन थॉट। वो काशी नहीं, गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी रहे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, और उनकी जो बुक्स हैं ऑन गांधी जी, गांधीयन थॉट और गांधी जी की जो स्वदेशी है और गांधी जी का जो अन्य काम है, उस पर उनके बड़े अच्छे वर्क्स हैं, लेक्चर्स हैं उनके। तो ऐसे लोग उनके भक्त थे सुमारिया महाराज के। तो आप ऐसे कई लोग आपको दिखेंगे, जैसे आजकल आपको मालूम है रजनीकांत किन के भक्त हुए हैं? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्वामी विवेकानंद के बाद जो दूसरे संत जिन्होंने अमेरिका में बहुत ज्यादा नाम कमाया वो थे योगानंद। योगानंद की जो बुक है स्वामी योगानंद की, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इट्स वर्थ रीडिंग। तो उनके पेरेंट्स के जो गुरु थे वो थे लाहड़ी महाशय। लाहड़ी महाशय को ज्ञान मिला था द्वाराहाट, द्वाराहाट में जो दूनागिरी का मंदिर है वहाँ। और ये जो थे स्वामी योगानंद, जब ये यूएसए चले गए तो इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उसके बाद YSS योगोटा सत्संग। तो योगोटा सत्संग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस जो है वो द्वाराहाट में है, वहाँ आते हैं। तो रजनीकांत जी जो है वो YSS वाले हो गए, स्वामी विवेकानंद के, एंड ही कम्स टू द्वाराहाट। और अब सुना उन्होंने मकान भी बना लिया वहाँ, बट वो आते हैं, कोई पब्लिसिटी नहीं होती, कब आए कब चले गए, गांव वालों को पता चल जाता है। आई हैव बीन टू दैट प्लेस। सर, शंकराचार्य का जिक्र आया तो ये टाइम फ्रेम में हम लगभग वहां तक पहुंच चुके हैं जब तक डायनेस्टी शुरू हो चुकी हैं, कत्यूरी यहाँ आ चुके हैं। तो डायनेस्टीज पे अब बात करते हैं। थोड़ा सा कत्यूरियों पे बात करने से पहले ये भी बताइएगा कि उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर किस तरह की व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती थी उत्तराखंड में? देखिए, कत्यूरी से पहले यहाँ पर जो राज्य करते थे जी, अगर हम उसे डेट के हिसाब से, जो डेट एक्सेप्टेड है, और मैं इसलिए एक्सेप्टेड कह रहा हूँ क्योंकि वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी वाले भी कहते हैं, और उन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की हैं। तो यहाँ 500 BC से आप कह सकते इतिहास है। अच्छा, 500 BC टू 300 AD यहाँ पर आपके पौरव राज्यवंश ने राज्य किया, बट इट वॉज ओनली अ पार्ट। ये कहना कि टोटल उत्तराखंड पर राज्य कर रहे थे, ऐसा नहीं था। फिर पौरव के बाद यहाँ पर आए कुलिंद। उन्होंने 300 AD से 500 AD तक राज्य किया, शॉर्ट पीरियड। जी, उनके कॉइन्स मिलते हैं। उनके कॉइन्स हमारे वहाँ नैनीताल में भी, हमारे डिपार्टमेंट कुलिंद डायनेस्टी के। ये भी कुछ पोर्शंस में ही थे। हाँ, ये भी पोर्शन फुली किसी ने नहीं किया। उसके बाद फिर 500 AD में यहाँ पर आए एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी, दैट वाज द कत्यूरी डायनेस्टी। तो कत्यूरी डायनेस्टी जो है, इसका रूल है 500 AD से 1200 AD तक। कत्यूरी डायनेस्टी जो है, इसके 5-6 इंस्क्रिप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। 4 इंस्क्रिप्शंस तो इनके वहां पर हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बद्रीनाथ जी में। बद्रीनाथ जी में शायद इसलिए रखे गए क्योंकि शंकराचार्य जी के बारे में सभी जानते हैं, तो वहाँ उनको मतलब हिस्ट्री को जोड़ने के लिए रखे गए होंगे शायद। इसके अलावा 1-2 इंस्क्रिप्शंस इनके बुक्स में हैं, जैसे अवस्थी की एक बुक है, उसमें एक इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। तो 5 इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं जो कि मिलते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कोई इंस्क्रिप्शन हो, लेकिन जो नॉलेज मुझे है उसके हिसाब से 5 इंस्क्रिप्शंस मैंने देखे हैं। बाकी इंस्क्रिप्शंस जिनका वर्णन आता मैंने नहीं देखे हैं, और कहाँ है क्या है किसी ने क्लियरली बताया नहीं है। लेकिन 5 इंस्क्रिप्शंस आई हैव सीन। बद्रीनाथ जी के 4 मैंने देखे हैं। फॉर्चुनेटली मैंने फोटोग्राफ करके उसको अपने नैनीताल डिपार्टमेंट में, अपने म्यूजियम, हमारा भी लोकल म्यूजियम है नैनीताल में, तो वहाँ रख दिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो कत्यूरी डायनेस्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि कत्यूरी पीरियड 500 AD to 1200 AD, that was the golden period of architecture. जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर बने हैं आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कहते हैं नागर शैली के हैं,
तो ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह। और संभवतः यही डायनेस्टी है जिसने उत्तराखंड के सबसे बड़े भूगोल पे एक समय पे एक साथ राज किया। टोटल रूल जो था इनका था। इनकी कैपिटल जो थी वो थी ज्योतिर्धाम, जिसको बाद में जोशीमठ कहा गया। तो जोशीमठ से पूरा कुमाऊं एंड गढ़वाल दोनों रूल कर रहे थे। और लोगों का ये भी मानना है कि तिब्बत तक ये जाते थे, मतलब तिब्बत वालों पर भी इनका आधिपत्य नहीं भी था, तो इनके थे वो अंडर द इन्फ्लुएंस। तो ये सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी। 1200 AD में जब इनका डाउनफॉल हुआ। और ये आए कहाँ से थे? ये कहाँ के थे, क्या थे, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। नहीं, अच्छा, मतलब कोई हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। ओके। अब कत्यूरीज के बाद फिर यहाँ पर आया आपके हम कह सकते हैं जब इनका डाउनफॉल होता, जब 1200 AD से इनका जब डाउनफॉल होने लगा तो गढ़वाल में आया परमार डायनेस्टी और यहाँ कुमाऊं में जो है ये चंद डायनेस्टी। और इनके डाउनफॉल के रीजंस क्या हैं? वही मतलब उसी तरह के अटैक्स दो डायनेस्टीज के अलग अलग जगह पे, या और भी? नहीं, ये डायनेस्टी अटैक्स नहीं थे, इनके इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी उसकी वजह से इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। और दूसरा, इनके पास एरिया तो बहुत ज्यादा था। 1200 AD तक कोई और ऐसी डायनेस्टी थी नहीं, कोई ऐसी लीडरशिप थी नहीं, कोई ऐसी ठकुराई नहीं थी, तो इनको एक्सपीरियंस नहीं था मैनेज करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, एक लार्ज एरिया को कंट्रोल करने के। भाई आप जोशीमठ से विदाउट एनी रोड, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट, मतलब मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बिना आज आप कुमाऊं का कमिश्नर पूरे कुमाऊं को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा, गढ़वाल का गढ़वाल को नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे कैसे करते होंगे। दूसरा, नेपाल से भी खतरा रहता ही था, वेस्टर्न नेपाल से, तो पिथौरागढ़ के से लगा हुआ है वेस्टर्न नेपाल, उधर नीचे तराई में टनकपुर के एरिया से भी लगा हुआ है। तो इन सब कारणों से, जिसको हम कहते हैं इंटरनल डिसेंशंस जो थे, उसकी वजह से इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। जब इनका डाउनफॉल हुआ तो ये जो ठकुराई थी छोटी छोटी स्टेट्स में जो थी, इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, जैसे कुमाऊं में चंदों के हाथ में और गढ़वाल में परमार के। परमार वो वेरी पावरफुल। परमार डायनेस्टी का जो प्रोजेनिटर है, जो फर्स्ट जिसका रेफरेंस मिलता, वो है कनकपाल, जो चांदपुर गढ़ी थी जिनके पास। गढ़वाल अप टू द रूल ऑफ राजा अजयपाल was divided into 52 principalities। 52 गढ़ों को देश चुके। 52 गे। तो 13th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में आप कह सकते 1384 के आसपास शायद राजा अजयपाल ने इन 52 गढ़पतियों को पराजित किया। He was nicknamed as, he was given the title of Garhwala, that is owner of forts, and his kingdom was known as Garhwal। परमार डायनेस्टी वॉज अ वेरी इलस्ट्रियस डायनेस्टी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर, और इन्होंने जो सुधार किए, रेवेन्यू में बहुत सुधार किए इनने, लेकिन इनकी सबसे बड़ा जो वो है कि दिस वाज द ओनली किंगडम इन द हिमालयन रीजन विच कुड चैलेंज द माइट ऑफ द मुगल्स। मुगलों ने इनको कभी भी पराजित नहीं किया। इसी वजह से बाद में इनको शाह की उपाधि मिली, या शाह की उपाधि इन्होंने ग्रहण की। शाह के मतलब ये है ही हु कैन चैलेंज द सेंट्रल कोर्ट। अच्छा, तो पहले तो आपको अजयपाल, कनकपाल ये सब मिलते हैं, बाद में आप देखेंगे फतेह शाह, महिपत शाह, इस तरह से। तो इनके वहाँ 2-3 राजा बहुत शक्तिशाली रहे। एक तो महिपत शाह जिन्होंने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था, और महिपत शाह का जो ताम्रपत्र है, उस ताम्रपत्र की वजह से कि डॉक्टर राम राहुल की एक बुक है इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल, उससे पता चलता है कि जब चाइना ने अटैक किया था और उत्तरकाशी तक पहुंचने की नौबत आ गई थी, तो चाइना वाज क्लेमिंग उत्तरकाशी क्योंकि तिब्बत के पास है करके। लेकिन इनका जब इंस्क्रिप्शन दिखाया गया चाइनीज गवर्नमेंट को, देन द चाइनीज गवर्नमेंट अग्रीड, अदरवाइज उत्तरकाशी वुड हैव गॉन टू द चाइनीज। तो महिपत शाह की और ये जो रिखोला लोधी और माधो सिंह भंडारी हुए, ये इनके जनरल्स थे, इन्हीं के महिपत शाह के ही जनरल्स थे। इनके ये महिपत शाह के भी थे, महिपत शाह के बाद भी, क्योंकि महिपत शाह की मृत्यु जल्दी हुई थी। तो महिपत शाह के बाद फिर ये रानी कर्णावती थी, हु वाज द डाउजर क्वीन। तो रानी कर्णावती ने मुगल सेना को हराया भी था, पराजित भी किया, नाक काट के वाला जो प्रसंग। तो ये स्टोरी ऑफ डूमुगुर करके मनुची की एक किताब है, उसमें इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उन्होंने पराजित किस तरह से किया, और किस तरह से जो नजावत था खान था जनरल, वो पराजित हुआ था। तो उस युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि परमार डायनेस्टी वाज वेरी पावरफुल। लेकिन धीरे धीरे वही इंटरनल डिसेशंस वहां भी हुए। तो 1804 में फिर यहाँ पर गोरखा आ गए, कुमाऊं में 1790 में आ गए। तो गोरखा, हाँ, इस पे गोरखा आक्रमण से पहले वाले में थोड़ा सा ये वो वाला दौर भी है जब देहरादून के बसने की शुरुआत हुई। उसमें एक बड़ा पड़ाव है गुरु राम राय का यहाँ आना। अब उसमें कुछ जगह वो एक जिक्र मिलता है, कहीं वो उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि वो जब यहाँ आए तो औरंगजेब का एक वो लेके आए कि एक तरह से एक लेटर लेके आए कि जागीर के रूप में इनको दे दिया जाए। तो जब ये हम कहते हैं कि गढ़वाल तो कभी उनके अधीन था ही नहीं, इस वाले चैप्टर को पे भी थोड़ा सा लाइट डालिएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं लाइट डाल देता हूँ कि दिस इज नॉट पॉसिबल। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है, जब कर्णावती ने इनको हरा दिया था, पराजित कर दिया था, और उसके बाद कर्णावती जब का राज्य खत्म हो गया तो उसके बाद मुगल राज्य में सक्सेशन के लिए युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। तो वॉर ऑफ सक्सेशन में औरंगजेब ने अपने सब भाइयों को हरा दिया था और दारा शिकोह को उन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन में हराया, जिसको कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ के युद्ध में जब दारा शिकोह पराजित हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद तो सुलेमान शिकोह जो उनका लड़का है, बेटा, उसके लिए ये समस्या हुई, मतलब कि उनको कहाँ शरण दी जाए, क्योंकि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे। तो जयपुर के नरेश ने समझाया उन्हें कि आप गढ़वाल भेज दो, क्योंकि गढ़वाल के लोगों से औरंगजेब और शाहजहां ये लोग इनको पराजित नहीं कर सकते। न किया उन्होंने। तो इन्होंने शरण ली वहीं सुलेमान शिकोह ने, और सुलेमान शिकोह वहाँ बिल्कुल सेफ थे। और औरंगजेब ने उनको पत्र डाला कि आप इसको वो दे दो हमें। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इसको चाहते हो तो आप युद्ध करो, और युद्ध में हम आपकी गर्दन काट देंगे। और जैसे चैलेंज करते हैं, उन्होंने चैलेंज किया। तो सुलेमान शिकोह नहीं जा पाया, लेकिन फिर औरंगजेब को लगा ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने फिर चालबाजी की। इसी बीच क्या कि तिब्बत की ओर से आक्रमण हुआ, तो ये शासक जो है वहीं पच्छाई चले गए वहां, पृथ्वी पच्छा, सॉरी। तो सुलेमान शिकोह जो था, अब वो असुरक्षित हो गया, और इन्होंने चालाकी से उसे, और जो प्राइम मिनिस्टर था या मिनिस्टर था, उनको औरंगजेब ने अपनी तरफ मिला लिया, और उन लोगों ने धोखे से सुलेमान शिकोह को, क्या कहते हैं, औरंगजेब को सौंप दिया। और औरंगजेब को जब सौंपा तो औरंगजेब के वहीं सुलेमान शिकोह को जब सौंपा, तो सुलेमान शिकोह को तो मारना ही था, उन्हें मार दिया। उसके बाद जब राजा गढ़वाल के लौटे वापस, तो उन्होंने पूछा अपने मंत्री से कि भाई सुलेमान शिकोह कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो चला गया है। तो समझ गए कुछ घपला क्या है इन्होंने, तो उन्होंने मंत्री मंडल सबको निकाल दिया। और इसका हमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिलता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इस तरह से मिलता है कि उस समय उनका जो लड़का था, मतलब जो राजकुमार था, मेदनी शाह को एक्चुअली औरंगजेब ने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, और ये षड्यंत्र किया था सुलेमान शिकोह के खिलाफ। तो जब राजा को पता चला तो उन्होंने मेदनी शाह को वहां से हटा दिया। उन्होंने कहा जाओ तुम यहाँ से, ऐसे कायर पुत्र को मैं अपने वहां नहीं रख सकता हूँ, और तू वहीं जा जहाँ जिसके लिए तूने काम किया। तो मेदनी शाह जो है औरंगजेब के दरबार में चला गया। अब आप कह रहे हैं ना कि क्या प्रूफ है, तो प्रूफ ये है कि मेदनी शाह की मृत्यु वहां होती है औरंगजेब के दरबार में। तो औरंगजेब उनको पत्र लिखता है कि जैसा कि मैं महान शासक हूँ, आप जानते हैं, और एक महान शासक आपको वो दे रहा है, आदेश दे रहा है कि आप अपने पुत्र का ले जा लीजिए, ये है वो है। तो उन्होंने कहा मैं अपने पुत्र को नहीं ले जाता, इसने गद्दारी की, तुम जो भी तुम्हें करना है इसके साथ करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इसकी डेड बॉडी से। और एक चीज का ध्यान रखना, यू कैन नॉट चैलेंज मी। तुम पहले भी मुगल लोगों ने हमें चैलेंज किया था और हमें उनको पराजित किया, तो जो लोग नाक काट सकते हो गर्दन भी काट सकते हैं। इस तरह की कुछ भाषा उन्होंने लिखी थी, या जो भी है, लेकिन ये है कि उन्होंने चुनौती दे दी थी। तो मेदनी शाह की मृत्यु हो गई। अब इंटरेस्टिंग ये है कि जितने भी इतिहासकार हैं गढ़वाल के, 100% सबने लिखा है कि मेदनी शाह ने गढ़वाल में इतने साल राज्य किया, जबकि उन्होंने राज्य नहीं किया, उनको निकाल दिया था उनके, और डेथ उनकी वहां हुई। अब ये जो डेथ है, जो फरमान उन्होंने लिखा, ये वहाँ स्टेट आर्काइव्स में भी है लखनऊ में, और स्टेट म्यूजियम में भी है। अच्छा, ये सबसे बड़ा प्रूफ है।
अच्छा, ये कंटेक्स्ट आया है तो इस पे एक बार ये भी बात करते हैं। वो जो आपने जिक्र किया सुलेमान शिको जब यहाँ आए तो वहीं ये रेफरेंसेस भी मिलते हैं कि उनके साथ में जो अन्य लोग आए थे उसी के बाद से यहाँ पे पेंटिंग्स शुरू हुई, उसी के बाद से यहाँ पे वो सेटलर्स आए जिनको हम पहले मुस्लिम सेटलर्स कह सकते हैं। क्या वही दौर था जब उत्तराखंड में? नहीं, first ये वो मुस्लिम दौर नहीं था। ये यद्यपि मुकंदी लाल साहब ने लिखा है हम्म कि जो हरदास और जो पेंटर्स थे वो पहले आ चुके थे यहाँ। वो सुलेमान शिको के साथ नहीं आए, वो बहुत पहले आ चुके थे। अच्छा। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग उन्होंने डेवलप की थी। और परमार डायनेस्टी का सबसे बड़ा ये रहा कि उन्होंने इन पेंटर्स को संरक्षण दिया। वो औरंगजेब का ये था ना, औरंगजेब का ईगो प्रॉब्लम था। उन्हें ये तो मालूम था मैं इनको हरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो चिट्ठी इस तरह से, पत्र फरमान इस तरह से भेजता था जैसे वो शासक है और ये राज्य कर रहे हैं। ये उनका तरीका था। तो उनके साथ हरदास लोग आए थे, उसी फैमिली में मोलाराम भी थे। तो मोलाराम न केवल एक पेंटर थे बल्कि साहित्यकार भी थे। ही वाज अ पोएट आल्सो। तो मोलाराम की पेंटिंग्स जो है बड़ी फेमस हैं। मुकंदी लाल जी का सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं आप कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इज कि वो पेंटिंग्स को उन्होंने पब्लिश करा। और उसमें फॉरवर्ड जो है वो आनंद कुमारा स्वामी जो बहुत बड़े पेंटर और क्रिटिक रहे हैं उन्होंने लिखा था। उन्होंने उस बुक में मेरा नाम भी दिया है और शिव प्रसाद डबराल जी का। वो इसलिए दिया है कि शिव प्रसाद डबराल जी ने, तो उन्होंने ये मेंशन किया है वो पोएट। तो शिव प्रसाद डबराल जी ने गणराज्य वंश काव्य करके उनके कुछ पन्ने मिले थे उन्हें, नॉट द फुल बुक, कुछ पन्ने हैं वो उन्होंने रिपब्लिश कराया, प्रिंट करवाया। इसके बाद उनके बारे में ये कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मोलाराम भी उसी स्तर के कवि हैं श्रृंगार रस के जैसे बिहारी थे। तो उनकी एक नाटक मुझे मिल पड़ा, गणिका नाटक, हस्तलिखित। ये नाटक ठाकुर शूरवीर सिंह जो रॉयल फैमिली गढ़वाल के थे उनके कलेक्शन में था। अच्छा। तो उनकी परमिशन से मैंने इसको रिपब्लिश करा है। तो इस वजह से उन्होंने मेरा नाम दिया। फिर मैंने उसमें कमेंट्री लिखी है कि क्योंकि वो लैंग्वेज एकदम समझ में नहीं आ रही, वो गढ़वाली हिंदी मिक्स्ड है, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए इस लैंग्वेज का। तो नाटक पब्लिश किया था और वो नाटक जो है वो गोरखा आक्रमण पर काफी मैटर मिलता है उस पर, गणिका पे। तो गणिका नाटक का रेफरेंस उन्होंने भी दिया है कि ये डॉक्टर रावत ने इसको लिखा, ये छापा था करके। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर वो मतलब फर्स्ट मुस्लिम सेटलर्स जो है उत्तराखंड के, वो किस कालखंड के होंगे? लगभग वो सुलेमान शिको के साथ वाले लोग रहे होंगे या अन्य समय पर आते रहे? पहले भी आए मुसलमान यहाँ पर, क्योंकि जब मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध लड़ते थे तो हमारे पास एक वीकनेस थी कि वी डिड नॉट हैव, ये तोप वोप नहीं होती थी हमारे पास। तो तोप के लिए उन्होंने कुछ मुगल से उनको सरदारों को या आप कह सकते हैं कुछ मुसलमानों को उन्होंने यहाँ नियुक्त किया था। अच्छा। तो बहुत पहले से आ गए थे वो। ये कहना कि वो सुलेमान शिको के साथ आए वो गलत है। और सुलेमान शिको ऐसे मुसलमानों को लाया भी नहीं था चित्रकारों को, वो तो अपने व्यक्तिगत जो उसको सुरक्षा दे सकते थे उन लोगों को लेके आया था। अच्छा। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो चित्रकार था। तो गढ़वाल के गाँव में जो पुराने गढ़वाल में जो मुस्लिम गांव हैं या जिन गांवों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जो बहुत अच्छी गढ़वाली बोलते हैं, यहीं के पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आए हैं, वो उसी दौर के होंगे जब मुगल काल के होंगे लगभग वो। उस समय से वो देखो जितने भी पहले मुसलमान आए ना, जैसे हमारे वहाँ नैनीताल में भी हैं, तो हमारे वहाँ दो मुसलमान थे। एक तो जिनको कहते थे अल्मोड़िया मुसलमान। अच्छा। वो अल्मोड़े से माइग्रेट करके नैनीताल आए थे। दूसरे थे रामपुरिया मुसलमान जो रामपुर से माइग्रेट करके आए थे। अच्छा, अब क्या हुआ था कि नैनीताल में 1857 में अंग्रेजों ने शरण ली थी और रामपुर नवाब ने उनकी हेल्प की थी अंग्रेजों की। तो रामपुर के नवाब को नैनीताल में कोठी बनाने की अनुमति थी और टेहरी गढ़वाल के राजा को। बाकी जो राजा राजकुमार थे उनको नैनीताल में कोठी बनाने की अनुमति नहीं थी। 1857 के बाद वो सब मसूरी बसे थे। तो उस समय रामपुर से भी मुसलमान आए थे, रामपुर नवाब के साथ। अच्छा। तो इस तरह से ये लोग बहुत पहले भी आ चुके थे, मतलब मुसलमान आते रहते थे। जैसे कारपेंटर है, म्यूजिशियंस हैं, जैसे भीमताल में जो रामलीला है उसमें जो वादक होते थे हारमोनियम वाले, वो आपके क्या कहते हैं मुसलमान होते थे नॉर्मली। अच्छा। नैनीताल में भी ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो मुसलमान हैं और रामलीला में उन्होंने रोल प्ले किया है, या रामलीला में म्यूजिक, हारमोनियम बजाना है, गाना गाना है, तबला बनाना है, तबला वादक है, ये मुसलमान थे। तो यहाँ पर नैनीताल पहाड़ में मुसलमानों का आना एक
कॉमन वो था उनका, मतलब आना जाना रास्ता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है कि वो सुलेमान शिपो के साथ आया। और सुलेमान शिपो तो एक क्या कहते हैं भगोड़े के रूप में आया था, है रक्षक चाहिए था उसे, एक आदमी संरक्षण चाहिए था, तो वो किन लोगों को लाता अपने साथ? नॉन आई मीन कॉमन सेंस भी वो ज्यादा 2-3 लोगों से ज्यादा तो ला भी नहीं सकता था। अच्छा, इस क्रोनोलॉजी में हम आगे बढ़ते हैं तो इन डायनेस्टीज के फॉल के बाद आता है ब्रिटिश एरा। नहीं, ऐसा है कि जब इंटरनल पॉलिटिक्स गड़बड़ होने लगी कुमाऊं और गढ़वाल में, तो कुमाऊं में तो 1790 में आ गए थे गोरखाली। अच्छा, और वो एक अहम पड़ाव है यहाँ 1804, और ये दोनों में यहाँ के लोगों ने, हर्षदेव जोशी आदि ने उनको आमंत्रित किया था गोरखाओं को कि आप यहाँ और यहाँ सेटल करो मामला। तो फिर उन्होंने यहाँ पर राज्य करना ही शुरू कर दिया। और वो बड़ा क्रूअल दौर माना जाता है उत्तराखंड। हाँ, उनके रूल क्रूअल था, लेकिन उनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी रहा है। जैसे कुमाऊं में तो मैं कह सकता हूँ, एक तो शिवलरी वाज अ पार्ट ऑफ द कल्चर, जिसको हम मार्शल रेस कह सकते हैं। गोरखाली वाज अ मार्शल रेस, तो वीरता, शौर्य, ये सब चीजें उनमें थी। और युद्ध कैसे लड़ा जाता है, मैनेजमेंट कैसे होता है युद्ध का, ये कला यहाँ ऑलरेडी थी चंद्रकाल में भी और परमाणु में भी, लेकिन उसमें कुछ चीजें गोरखाओं ने भी ऐड की। तो गोरखाओं की वीरता जो थी वो एक उदाहरण था यहाँ के लोगों के लिए। इसके अलावा जब गोरखा यहाँ पर आए तो उनका कल्चर में ही रहा है, जैसे मोस्ट मानू का मंदिर है जो पिथौरागढ़ में, वो गोरखा लोग लेके आए थे अपने साथ। उल्का देवी का मंदिर है, उल्का देवी का मंदिर भी वही लेके आए थे, देवी जो शक्ति का रूप है। मोस्ट मानू जो है उनको भतीजा मानते हैं शिव जी का। इसके अलावा जो वहाँ यात्रा होती है पिथौरागढ़ में, और वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो यात्रा जो है वो भी इन्हीं ने स्टार्ट की थी। इसके अलावा ये आपके हरीशताल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हरीशताल एक जगह बड़ा सुंदर ताल है, तो वहाँ पर जो लोखमखंड करके लेक है, लोखमखंड देवता भी हैं। तो इस देवता को भी नैनीताल, वहाँ नेपाल से लाए थे लोग, और 2 जाति के लोग, पनेरू और मटियाली, ये नेपाल के हैं, ये अपने देवता को लेके आए थे। इसके अलावा जो हमारे न्याय के देवता हैं, गंग देवता, उनको भी, वो भी नेपाली गॉड हैं ना, गंगनाथ जी, सॉरी। जैसे हमारे वहाँ गॉड ऑफ जस्टिस हैं, एक तो गोलजू हैं, गोल देवता, एक गंगनाथ जी भी हैं। तो गंगनाथ जी को क्या कहते हैं, ये लोग लेके आए हैं, नेपाली गॉड हैं वो भी ओरिजिनली। तो इस तरह से भगवानों का या लोक देवताओं का आदान प्रदान जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में ये गोरखा शासन में हुआ। अच्छा, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज जो है वो गोरखाओं और यहाँ के बीच में हुआ, क्योंकि जो वेस्टर्न नेपाल है, डोटी से यहाँ के शासकों के, डोटी के शासक के खानदान से कुमाऊं के शासकों के अंतर विवाह भी हुए हैं। और तो और वहाँ का जो वो है, आज की तारीख में वहाँ का जो सैंक्चुरी है, नेशनल पार्क है वहाँ का, डोटी का, वेस्टर्न नेपाल का, उसका मुझे पूरा नाम याद नहीं है। तो वो जो है वहाँ के जानवर जो है कॉर्बेट पार्क में आते हैं, तो दे कम थ्रू नंदौर, नंदौर में भी नेशनल पार्क बन गया। तो पहले आते हूँ नंदौर वेस्टर्न नेपाल से, और नंदौर से आते हूँ कॉर्बेट पार्क, फिर वापस जाते हैं पीलीभीत होते हुए। तो 2-3 पार्क्स में यहाँ आते हैं। तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में कह रहा था कि इंडो नेपाल रिलेशनशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इंसानों से ज्यादा जानवरों को प्रेम है, हर साल आते हैं, माइग्रेशन पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। और फिर एक बड़ा कालखंड जो है वो आता है सिगोली की संधि का। सिगोली की संधि के बाद का जो है ना शासन, इसके बाद का इतिहास जो है वो लोगों ने बिल्कुल उचित नहीं लिखा है। वो इसलिए उचित नहीं लिखा है क्योंकि हमारा इतिहास जो है 1815 के बाद अंतरराष्ट्रीय इतिहास बन जाता है। अगर यूरोप में कुछ छींक होती है या उत्तराखंड में छींक आती है, तो पॉलिटिकल छींक, तो उसका प्रभाव आपकी यूरोप पर भी पड़ता था। ये कैसे हुआ कि 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई। 1815 में वाटरलू की युद्ध के बाद नेपोलियन हारा। नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। और इधर 1815 में वियना की संधि हुई। तो वियना की संधि का मुख्य उद्देश्य था कि
जो नेपोलियन का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अरेंजमेंट था, जो उसकी इतनी ज्यादा पावर हुई थी, उसको डिवाइड करना। तो इसमें रशिया प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जार अलेक्जेंडर फर्स्ट जो थे वो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनको जार द लिबरेटर की उपाधि भी दी गई। तो लोग ये कहने लगे और जार अलेक्जेंडर भी ये समझने लगे कि जब हम इतनी पावरफुल कंट्री हैं, हमने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रांस को हराने में, और वियना संधि में भी हमारा इतना इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो हमारी भी कॉलोनीज होनी चाहिए। और वो उपनिवेशवाद का युग था। तो रशिया जो था वो काला सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से भारत आना चाहता था एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में। लेकिन ये इंग्लैंड और फ्रांस के लिए बड़ी चुनौती होती। तो इस वजह से उन्होंने रशिया को चैलेंज किया और 1854 से लेकर 1856 तक एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ यूरोप में, जिसको हम कहते हैं क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया के युद्ध में रशिया पराजित हुआ और उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिए गए कि वो काला सागर और भूमध्य सागर में किसी तरह का सामरीकरण नहीं करेगा, न विस्तार करेगा। लेकिन रूस भारत में आना चाहता था। तो इस वजह से रूस ने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है पश्चिमी तिब्बत के रास्ते भारत में आया जाए। और उस युग में जितने भी राजमार्ग थे, मतलब ऐसे मार्ग थे या कॉरिडोर थे या जितने भी पासेस थे, दे वर थ्रू इंडिया, थ्रू कुमाऊन गढ़वाल। वेस्टर्न तिब्बत जो था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था कुमाऊन गढ़वाल से। तो इस वजह से अंग्रेज लोग जो थे वो ये तो नहीं चाहते थे कि तिब्बत के ऊपर अपना अधिकार किया जाए, लेकिन दे वांटेड टू कीप अ वॉच या दे वांटेड टू कीप विजिलेंस ओवर रशियन एक्सपेंशनिज्म टुवर्ड्स तिब्बत। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि उन्होंने उत्तराखंड जो है, दे डेवलप्ड उत्तराखंड एज अ स्पेशल स्टेट। और इसको उन्होंने दे डेवलप्ड एज अ बलवर्क अगेंस्ट रशियन एक्सपेंशनिज्म इनटू तिब्बत। तो यहाँ इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। ये बाद में नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस घोषित किया गया, जबकि संपूर्ण भारत लगभग रेगुलेटिंग प्रोविंस था। तो नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस होने के नाते यहाँ के नियम कानून भिन्न थे। जैसे यहाँ कस्टमरी लॉ को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया और यहाँ का कस्टमरी लॉ जो है वो दया भाग कस्टमरी लॉ है, जबकि भारत में जो कस्टमरी लॉ लगता है वो मनुस्मृति है। यहाँ पर रेवेन्यू पुलिस का कॉन्सेप्ट दिया, पटवारी लाए और पटवारियों को क्या कहते हैं उन्होंने पुलिस की पावर भी दी। इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट का जो जज था, सॉरी कमिश्नर तो था कुमाऊं का, उसको सिविल केसेस में हाई कोर्ट के जज की पावर दी गई। डिस्ट्रिक्ट जज की पावर डीएम को दी गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इन द केसेस ऑफ सिविल केसेस, इन द केस ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। तो इस तरह से ये नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस था। और यहाँ पर कमिश्नर जो था वो ही वाज नॉट डायरेक्टली अंडर द चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी को, मतलब चीफ सेक्रेटरी बहुत ज्यादा यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यहाँ हस्तक्षेप गवर्नर जनरल का ज्यादा होता था। तो इस तरह से ये बड़ा फेवर्ड एरिया था। वी हैड अ स्पेशल स्टेटस। और ये स्पेशल स्टेटस हमने, जब भारत आजाद हुआ, हमने इसको मेंटेन करना था ना। जब था हमारे पास ऑलरेडी हमें दिया था, हमने तो नहीं इस्टेब्लिश किया था। और ये स्पेशल स्टेटस इसलिए भी था बिकॉज वी आर फ्लैंक्ड बाय टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज। एक तरफ तिब्बत है नॉर्थ में, दूसरी तरफ वेस्टर्न नेपाल है। तो इंटरनेशनली भी वी आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अब हमारी सरकार को ध्यान दे रही है, जब से चाइना बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया और जिस तरह से चाइना बिहेव कर रहा है कि उत्तराखंड को महत्व दिया जा रहा है। ये सामरिक महत्व तो उत्तराखंड को 1947 से ही मिलना था। और यहाँ का डेवलपमेंटल मॉडल जो है दैट शुड हैव बीन टोटली डिफरेंट ना। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी वाज रिक्वायर्ड मोर देन अ स्टेट। और इस तरह की यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर लोगों के राइट्स जो हैं दे शुड बी वेल डिफाइंड ना। इस लिहाज से देखें तो ब्रिटिश टाइम पे यहाँ के लोगों के पास शायद ज्यादा मजबूत अधिकार थे, बहुत ज्यादा। भैया आज भी जो हमारे बुजुर्ग थे, मतलब मेरे फादर जो थे, वो हमेशा कहते थे अंग्रेजी राज्य अच्छा है, जबकि वो कांग्रेसी थे। बाद में कहते थे यार कांग्रेस में रह के क्या हुआ, राज्य तो अंग्रेजों का ही अच्छा था, खाली भगाया हमने। क्योंकि वहां ऐसा करप्शन नहीं था ना, करप्शन भी नहीं था, ड्यूटीफुल थे और वो लोगों में एक सोच थी। और राइट्स के, फॉरेस्ट राइट्स से लेकर के तमाम अन्य संसाधनों पर अधिकार की अगर बात हो तो वो भी ज्यादा प्रोटेक्टेड थे हिमालयन
ज्योग्राफी होने की वजह से उस दौर में। देखो, अंग्रेज लोगों ने क्या किया था कि अंग्रेज लोगों का के साथ एक डिसएडवांटेज था। अभी मैं फॉरेस्ट पॉलिसी में बताऊंगा कि कहाँ पर वो भूल कर गए। तो अंग्रेज लोगों ने के यहाँ पर जो नियम कानून थे, उनका बेसिक पर्पस जो यहाँ पर आज लोग कहते हैं वाज एक्सप्लॉयटेशन। भाई एक्सप्लॉयट तो हर राज्य करता है जंगलों को ना, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ जंगलों को बचाने की बात भी करते थे। दे वर सेइंग टू सेव द फॉरेस्ट ऑल्सो, रोटेशनल वर्किंग ऑफ फॉरेस्ट होता था। आज देखिए आप, मैं आई एम नॉट प्रो ब्रिटिश, लेकिन आज देखिए जितने भी जंगल हमारे नैनीताल, मसूरी, देहरादून इन जगहों पर बचे हैं, हल्द्वानी में, ये सब अंग्रेजों के टाइम पे है। अंग्रेजों के बाद जितने भी ये जंगल कटे हैं हम हिंदुस्तानियों ने काटे हैं, और निर्मम ढंग से काटे हैं, बिना सोच समझ के, जहां जो मर्जी आ गई। और दूसरी एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे चिपको आंदोलन वाले जो हैं, वो ये कहते हैं चीड़ जो है वो अंग्रेज लोग लाए थे। इसलिए लाए थे क्योंकि चीड़ से लीसा बनता है और चीड़ का एक्सप्लॉयटेशन करें। तो उनकी जो वन नीति थी दैट वाज एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन आप ये देखें, चीड़ जो है इसका वर्णन आपके स्कंद पुराण में भी मिलता है, हमारे जो नक्षत्र वन थे उसमें भी मिलता है। जैसे चीड़ जो है, जब मैं नेक्स्ट उसमें बात करूंगा, तो चीड़ जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो स्कंद पुराण और उससे पहले जब ज्येष्ठा नक्षत्र की बात चल रही है और चीड़, तो इसका मतलब चीड़ वाज इंडिजिनस। लेकिन हम लोगों ने, चिपको एक्टिविस्ट ने, इन लोगों ने हल्ला कर करके नहीं जी अंग्रेज लोग लाए, अंग्रेज लोग लाए। मैंने कहा भैया अध्ययन तो कर लेते कम से कम ना। तो इस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट्री में भी जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हुई वहां तक की बात जहां तक अंग्रेज शासन उत्तराखंड में शुरू हुआ, और उसका अपने आप में बहुत डिटेल्ड इतिहास है, और वो इतिहास पैरेलली चलता है उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट मूवमेंट्स हैं, उनके साथ साथ। तो अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे डिटेल में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन पर, और यहाँ फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर, फॉरेस्ट मूवमेंट्स पर, और कैसे उत्तराखंड का इतिहास साइमल्टेनियसली इनके साथ आगे बढ़ता है। आज के एपिसोड में हमने लगभग पिछले 10,000 सालों के इतिहास को समेटने की कोशिश की। तो स्वाभाविक है कि कुछ बड़े एनेक्डोट्स इसमें मिस भी हुए होंगे, लेकिन हमारा पर्पस ये था कि एक ओवरव्यू इस पहले एपिसोड में आप लोगों को दे दिया जाए। अगले आने वाले एपिसोड्स में हम माइन्यूटली अलग अलग टॉपिक्स पर डॉक्टर रावत के साथ बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा को समय देने के लिए। धन्यवाद। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बारामासा के प्रोग्राम्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर ये सुपर थैंक्स का बटन दबाकर ये स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI के जरिए आप हम लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते रहें। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बारामासा।